नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अगर यहाँ पर हम देखें तो कारोबारी हफ्ते में लगातार तीसरे दिन हमने शेयर मार्केट में गिरावट देखी। 1100 से ज्यादा के अंकों की गिरावट हमने देखी है सेंसेक्स में, और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हम कह सकते हैं कि निवेशकों का भरोसा जो मार्केट पर है वो थोड़ा ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पर जैसा कि हम कह रहे हैं कि शेयर बाजार है तो व्यापार है, कारोबार है, मुनाफा है और अवसर मिलता है। और जैसा कि हम भारतीय हैं, हमारा आपदा में अवसर खोज ही लेते हैं। तो इस समय इस पूरे सिनेरियो में मार्केट में आपके लिए अवसर कहाँ छुपे हैं, ये जानने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि अंशुल जैन जी से आपके सारे सवालों के जवाब लें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ऐसे वक्त में वो कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं मार्केट में। अंशुल जी, अगर बात करें मार्केट की तो लगातार तीसरे दिन निराशाजनक रहा है, हम गिरते हुए देख रहे हैं। हालांकि 26,000 का आंकड़ा सस्टेन करने पे अभी भी मार्केट कामयाब है। तो आप कैसे देख रहे हैं आगे लेवल्स? देखिए, मार्केट में थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन मैं एज यूजुअल बहुत बेरिश नहीं हूँ। थोड़ा टर्बुलेंट टाइम है, जैसे ही निकलेगा मार्केट में नए हाई की तरफ हम चल देंगे। फिलहाल के लिए जहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी 26,200, वहाँ से आई नहीं। अब लास्ट रिसॉर्ट बचा था प्रीवियस डे लो, आज हम उसके ऊपर जाके क्लोज किए हैं, तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट हमने प्रीवियस डे लो प्रोटेक्ट किया है हैमर के साथ। और सबसे अच्छी चीज, बैंक निफ्टी में बुलिश एफवीजी और फेयर वैल्यू एरिया दोनों 58,850 आज टेस्ट हुआ है। टेस्ट होने के बाद हैमर के साथ क्लोजिंग आई है, तो निफ्टी पे डोजी है, बैंक निफ्टी पे बुलिश हैमर है, और बैंक निफ्टी का वेटेज बहुत ज्यादा है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर इसका हैमर का ब्रेकआउट देती है 60,065 के ऊपर, तो फिर मान के चलिए कि निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेगी। कल के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी पे जो रहेगा वो रहेगा 26,187, 26,210। अगर इस जोन के ऊपर हम सस्टेन करने लगे तो पहले हम बुलिश एरिया से रिएक्शन दे रहे हैं, दूसरा बेरिश एरिया फेल करेंगे। दोनों केस में बेयर्स की शॉर्ट कवरिंग और बुल्स की फ्रेश बाइंग आएगी, 26,320 का टारगेट खुल जाएगा। बैंक निफ्टी में अगर 60,065, 60,100 की जोन निकल जाती है तो फिर अच्छी खासी अपसाइड बनती हुई दिखेगी। तो लेकिन आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि अपसाइड देखने को मिलेगी या अभी थोड़ा सा और करेक्ट मार्केट डाउन जाएगा? देखिए, मैं अपसाइड ही मान के चल रहा हूँ। केवल बेरिश लेवल्स जो बने हैं उनके ऊपर एक बेयर ट्रैप बन जाए तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी हो जाएगी। नहीं होती है, कल भी अगर हम 26,100, 26,050 तोड़ते हैं तो फिर डाउन साइड में 25,975 खुलेगा। लेकिन मेरा शॉर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं साइड में बैठा रहूंगा। नीचे के लेवल से जैसे ही कोई बाइंग का पैटर्न बनेगा मैं बायर ही रहूंगा। तो कल बेरिश लेवल्स फेल हो तो मैं बायर हूँ, नहीं हो डाउन साइड मिले तो मैं सेलर नहीं हूँ, सपोर्ट्स पे आने के बाद बुलिश रिएक्शन मिलता है तो मैं बायर हूँ। ओके, तो ये हो गया पूरा मार्केट ओवरव्यू। आने वाले वक्त में अंशुल जी कैसे देख रहे हैं मार्केट को। अब व्यूअर्स के सवाल आने शुरू हो चुके हैं। विनोद मित्तल जी हैं, कह रहे हैं आई एम होल्डिंग देवयानी एट द रेट ऑफ 151, 151 पर, और एनबीसीसी एट द रेट 123, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, दोनों बहुत वीक काउंटर हैं, देवयानी भी और एनबीसीसी भी। एनबीसीसी ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट के पास से फेलियर बनाया है। ये लेवल आपको याद होगा भी, हमने बार बार डिस्कस किया था कि 119.50 पे ब्रेकआउट आया है, 130, 137 जा सकता है प्री बजट रैली में। बट मेरा कतई कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा बाई करने में, क्योंकि यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ, फील्ड ब्रेकआउट बना, वापस 119.50 के नीचे गया। 50 डे मूविंग एवरेज 116 टेस्ट हुआ है, 116 टूटने के बाद वापस से 106 और 99 की तरफ ये स्टॉक चल देगा। तो एक्सट्रीमली वीक स्टॉक है। देवयानी में बॉक्स बना हुआ है 199 और 141 का। बॉक्स लो के नीचे 3 हफ्ते सस्टेन करने के बाद बॉक्स हाई पे आके हायर लो बनाने की कोशिश है। यहाँ पे अगर 134, 139, 134, 141 जोन ये प्रोटेक्ट रह जाती है तो फिर एक शार्प बाउंस बैक 161 और 180 तक आ सकता है।
ओके, तो ये हो गई देवयानी और एनबीसीसी की बात। आचार्य जी हैं, कह रहे हैं सर जेडब्ल्यूएल मैंने खरीदा है 374 पर और एसजेवीएन 92 पर, इन दोनों पर आपसे राय मांग रहे हैं। देखिए एचजेवीएन में 80 रुपए तक पुल बैक आ सकती है। प्री बजट रैली में समवेयर अराउंड 88 से 98 जा सकता है। जैसे एनबीसीसी में मैंने कहा था, अगर जाता भी है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग करने में। अगर आपको लॉन्ग करना ही है तो 80 रुपए के आसपास 88 तक के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जेडब्ल्यूएल भी 346.75 की बात हुई थी, उसके ऊपर जाता है, विक बना के नीचे आ जाता है, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है कोई भी तरह से। स्टॉक 346.75 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो 372 और 393 तक जा सकता है। ओके, नीरज यार जी हैं, कह रहे हैं सर दवनगरी पे इन्होंने पूछा है आपसे कि क्या करना चाहिए। 3.65 पर इन्होंने खरीदा है और एमएनएम फाइनेंस इन्होंने 365 पर खरीदा है। दोनों का एक साल का टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में जो 315 रुपए का ब्रेकआउट आया था उसके बाद से नॉन स्टॉप रैली आई थी 412 रुपए तक, और लास्ट अपडेटेड स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था अपना था 387 का था। 387 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह थी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस परसों के सेशन में हिट हुआ, पूरी प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए था। पहला डाउन मूव का टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज था जो आज ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ था, मेकिंग ए लो ऑफ 355। बट ये यहाँ से अभी भी थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है 338.85 रुपए तक। तो 338.85 316 तक की डाउन मूव दिख सकती है जो कि ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट के बाद जब बुलिश एविडेंस बनेगा तो हम वापस से बाई की सलाह देंगे। तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग में ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी कोई बदलाव नहीं है, जो 600 रुपए तक का टारगेट है वो इंटैक्ट है। तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करने नीचे आया है। ओके, तो ये हो गई दोनों स्टॉक्स की बात। यहाँ पे मैं हमारे दर्शकों को फिर से बता दूं कि थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और आपको मिलने वाले हैं अंशुल जी से आपदा में अवसर वाले स्टॉक्स, जो कि हम पूछेंगे उनके आज के पिक्स कौन से हैं। और अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा मेंबरशिप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। आप मेंबरशिप ले सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। आप अपनी जितनी भी दुविधा है इस समय मार्केट में ट्रेड करने की, वो सारी चीजें किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लेकर आपको सवाल पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। अंशुल जी, अब यहाँ पर जो सवाल आया है हमजा जी का है, ये क्रॉस और इरकॉन के लिए बारे में आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि सर अभी तक इसमें कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्रॉस में आज शायद हमने बाई दिया है। हाँ, क्रॉस आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है 210 रुपए में। क्लोजिंग भी वहीं आई है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का ब्रेकआउट है। 211.40 रुपए निकलता है तो 226 तक की अपसाइड आराम से बन सकती है। तो क्रॉस हमको काफी अच्छा लग रहा है, बाई भी दिया हुआ है। इरकॉन अगेन वीकेश, आपको एक प्री बजट रैली 189 206 तक मिल सकती है, बट बजट के बाद इन स्टॉक्स में वापस से सेकेंड लेग की पिटाई होने की संभावना काफी आई है। ओके, तो हमजा जी आपको मिल गया होगा आपका जवाब। ब्रिजेश जी यहाँ पर हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग मैन। गुड इवनिंग ब्रिजेश जी। कह रहे हैं मेरे फेवरेट हैं अंशुल सर, और साथ में आपके लिए सवाल भी लेकर आए हैं। कह रहे हैं मेरे पास एमक्योर फार्मा है 1420 पर, और कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए। मैडम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा, देखिए एमक्योर फार्मा में आईपीओ बेस बन रहा है ऑलमोस्ट 65 वीक्स का। 1530 के ऊपर क्लोज करता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा। ब्रेकआउट अगर बनता है तो ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस बनेगा 1356 और टारगेट बनेगा करीब करीब 2000 रुपए। एमक्योर फार्मा हमारी वॉचलिस्ट में बना हुआ है। ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है 1530 1540 की जोन में तो हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे। ओके, अब ब्रिजेश जी जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी पूछ रहे हैं, इन्होंने लिया हुआ है 480 के रेट पर। आज ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी 535 तक जाते हुए दिख रहा है। ये हमने काफी समय डिस्कस किया, 524 का हाई बन चुका है, यहाँ से ऑलमोस्ट टारगेट डन है। बट मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत कोई भारी पुल बैक आएगी। हल्की फुल्की पुल बैक आ सकती है, हल्की फुल्की आप पुल बैक देख सकते हो टूवर्ड्स 489 ऑड लेवल्स, बट नेक्स्ट लेग में ये जरूर से 535 का लेवल क्रॉस करती हुई दिखेगी।
ओके। अब हालांकि हम दवनगिरी शुगर पर सवाल ले चुके हैं, पर क्योंकि ये सुपर चैट के जरिए आया है तो नितेश सारंगी जी का ये सवाल है। 3.7 इनका बाइंग रेट है और कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। देखिए, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को कल भी बाय रिकमेंड किया था। 3.8 से 4.1 तक हमने प्रॉफिट बुक की है और वापस से 4.1 का जब ब्रेकआउट आया है 4.3 तक के लिए हम लॉन्ग प्ले कर रहे हैं। 4.3 निकलता है तो फिर बड़ी अपसाइड मिलेगी 4.67 तक, बट 4.3 पे अगर अटका तो हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे देंगे। अंशुल जी, राजीव जी कह रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ के बारे में क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म। कह रहे हैं कि अभी तो लगातार बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा। एक महीने की कैंडल में अगर देखते हैं तो 60 से 132 हो गया है, ये लिख के भेजा है इन्होंने। मैम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। गोल्ड ईटीएफ। SKF। आपकी थोड़ी आवाज कट रही। गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात हो गोल्ड रही है ETF। अंशुल जी। गोल्ड, देखिए गोल्ड, गोल्ड बुक कर लेना चाहिए। अब गोल्ड ETF में या गोल्ड सिल्वर में अगर कोई पोजीशन है तो कल भी ऑल टाइम हाई का अटेम्प्ट किया गया कॉमेक्स पे, बट ना सिल्वर में चला और सिल्वर तो बल्कि डाउन साइड आने लगी है ऑलमोस्ट डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन बनाते हुए। तो यहाँ पे 75.7 डॉलर, अभी 76 चल, मतलब 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये नीचे चांदी में एक सपोर्ट है, लगभग 1,000 रुपये नीचे गोल्ड में सपोर्ट है। बट मोस्ट लाइकली ये सपोर्ट होल्ड नहीं होंगे क्योंकि हम लोअर हाई बना के आ रहे हैं। तो अब गोल्ड सिल्वर में मैं कंप्लीटली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अपनी रिस्क के साथ होल्ड कीजिए। यहाँ से बड़ी डाउनसाइड एक मतलब जिसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, बड़ी डाउनसाइड खुल सकती है। ओके, तो ये तो हो गई ईटीएफ की बात। अब अंशुल जी, हमने एक बार डिस्कस किया था कि अगर ज्वेलरी खरीदनी हो, किसी की शादी या कुछ है, तो उसके लिए आपकी राय अब क्या है। देखिए, सलाह वही रहेगी। अब शादी तो रुक नहीं सकती गोल्ड प्राइजेस के लिए, तो अपने हिसाब से तो आपको लेना ही पड़ेगा। बट दोनों चीज को वैसे भी कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि जो सोना पहनने के लिए खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वैसे भी उसमें मेकिंग चार्ज वगैरह और सब इतना कट जाता है कि आप उसको कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं गिनते। तो एक लिमिटेड जो जरूरत के हिसाब का है वो तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी लेना ही पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी बहुत अच्छा कोई नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कुछ नहीं, पर कोई करेक्शन आता हुआ दिख रहा है क्या। गोल्ड या सिल्वर हाँ, दोनों की बात कर ले। यहाँ से सिल्वर में कम से कम 64 $10 का करेक्शन दिख रहा है। $10 इंटू 32.1, 32.15 इंटू 90, करीब करीब 30,000 रुपए में चांदी में करेक्शन आते हुए दिख रहा है। उसी अनुपात में गोल्ड में भी करेक्शन आ सकता है। अच्छा, तो आप चांदी में तो आपने बता दिया, और अगर चांदी या सिल्वर में से सोचना हो कि भैया क्या खरीदें, तो क्या सही रहेगा, आप किस पे रुकेंगे। देखिए, गोल्ड में कम से कम 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए की डाउन साइड और चांदी में कम से कम 30,000 की डाउन साइड मेरे को यहाँ से दिखती है। तो अगर वहां पे खरीदना भी है तो आई वुड नॉट बाई फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए, दोनों अलग ओके। चीज है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कमाने के लिए अब गोल्ड सिल्वर में नहीं बचा है। अब गोल्ड सिल्वर में जब नया बेस बनेगा तब शायद मौका मिलेगा, या फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर निकले तो ये जो बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है ये फेल हो, जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। तो ज्यादातर 90% 95% प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब गोल्ड सिल्वर को भूल जाइए, वापस से इक्विटी मार्केट में आ जाइए। अब अगले 1 1.5 साल इक्विटी मार्केट और मिड कैप स्मॉल कैप आपको ज्यादा रिटर्न देगा। ओके, अब यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं प्रद्युमन KR पटनी जी। कह रहे हैं PGL पर आपका क्या व्यू है। PGEL। देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में पीजीएल में 596 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है जो कि लेवल था, ब्रेकडाउन का लेवल था, उसके ऊपर आया, लेकिन 50 वीक मूविंग एवरेज 631 पे जाके अटक गया। तो अब 596 631 के बीच में कुछ समय काट सकता है। अगर इस रेंज का दोबारा से 631 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो कुछ अपसाइड बनेगी, नहीं तो वापस से डाउनसाइड खुल जाएगी। मेरा बाइंग में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक में, अनलेस 630 635 के ऊपर कम से कम 1 से 2 हफ्ते सस्टेन कर ले। ओके, तो ये हो गई PGL पर राय। अविनाश काले जी ने सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है, स्टॉप लॉस ही जानना चाह रहे हैं GMDC पर।
और 621 रुपीज की इनकी खरीद है। देखिए जीएमडीसी लिमिटेड 618 के आसपास ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं वहीं घूम रहा है। प्रोबेबली 2-3 हफ्ते और यहाँ पे टाइट रेंज अगर बनती है तो फिर ब्रेकआउट बनेगा। तो अब भी फिलहाल 2-4-6 हफ्ते तो कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। सामने बजट का रिस्क भी खड़ा है, क्योंकि बजट के बाद मेजॉरिटी पीएसयू काउंटर्स पिटेंगे, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा इसमें भी डाउनसाइड आ जाए। बट इवेंचुअली अगर 3-4 साल का नजरिया है, जीएमडीसी यहाँ पे और डिप्स में कहीं भी 500 460 के बीच में मिल जाता है। मतलब यहाँ से लेके 460 तक ये पूरी बाइंग जोन है। जितना अच्छा, डिप मिले उतना ज्यादा एक्यूमुलेट करके रखिए। 2-3 साल अगर रखे रहेंगे तो 1200 रुपये प्लस के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। चलिए, तो होगी जीएमडीसी पर राय। अब ये अविनाश जी ये भी पूछ रहे हैं कि होल्ड सेल का क्या व्यू रहेगा ग्रो पर। ग्रो के स्टॉक की बात करें आप? जी। देखिए ग्रो में एक आईपीओ बेस बन रहा है जिसका ब्रेकआउट 165.50 के ऊपर है। अगर 165.50 निकलता है तो फिर ग्रो को बाई करना चाहिए 179.50, और ऑल टाइम हाई जो बना था 193.80, ये दोनों टारगेट मिल सकते हैं। तो ग्रो में बढ़िया आईपीओ बेस ब्रेकआउट बन रहा है। तो ये हो गई ग्रो की बात। अब पूनम गुप्ता जी एक सिमिलर सा सवाल लेकर आई हैं। कह रही टाटा सिल्वर ईटीएफ फ्रेश बाय करें या टाटा का गोल्ड ईटीएफ। तो सिल्वर और गोल्ड पर वही राय है अंशुल जी? तो बिल्कुल अब इस समय तो मैं बिल्कुल बाई की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो पूनम जी आपको मिल गई राय। यहाँ पर प्रकाश शर्मा जी हैं। कह रहे हैं हेलो नेहा मैम एंड अंशुल जी, नमस्कार। नमस्कार वेद प्रकाश जी। सीमेंस इन्होंने खरीदा हुआ है 3183 पर, और आरवीएनएल इन्होंने लिया हुआ है 367 पर। दोनों पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। आरबीएल और सीमेंस। देखिए सीमेंस में मेजर रेजिस्टेंस 3371 का है, वही बाइंग क्लाइमैक्स का लेवल भी था, वहीं पे आके अटका है। अगर 3371 निकला तो कुछ अपसाइड बनेगी, और गलती से भी अगर 2945 टूटा तो वापस से जो लो बना है 3371 टूटने के बाद 2400 का, वो लो वापस से रिटेस्ट होने आएगा। और अगर इसका आरवीएनएल की बात टाइम करें, जी। आरवीएनएल इन्होंने 367 पर लिया है। देखिए आरबीएनएल में पहला पुल बैक 369 तक आना था, ये पुल बैक ऊपर गया 400 तक और वापस से उसी जोन में आ रहा है। और वापस से जब अगर प्री बजट रैली में 372 वापस निकलता है तो मे भी एक लेवल है 440, 416 और 440, यहां तक आ सकता है। क्या बाई करना चाहिए प्री बजट रैली के होप में? मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं प्री बजट रैली वगैरह के होप में बाई करने के लिए। ओके। अब वेद प्रकाश जी एक्मे सोलर पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 242 पर इनकी खरीद है। एक्मे सोलर। देखिए एक्मे सोलर में बेरिश फ्लैग बना है, 236 के नीचे ब्रेकडाउन आया है। अगर ये स्टॉक अगले 4 से 5 दिन में 245 नहीं निकला, बहुत तेजी से 207 रुपए की तरफ नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई एक्मे सोलर की बात। प्रभात नारायण जी कह रहे हैं कि ट्रांस एंड रेक्टिफायर्स में बॉटम बन गया है क्या? ट्रांसफॉर्मर्स एंड TARIL हम्म। अभी बना तो नहीं है, बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में 343 तक जाना था, जो गया 343.70 का हाई बनाया। नेक्स्ट लेग में 3 दिन से टाइट रेंज में, अगर 343.80 ये लेवल निकालता है तो 385 तक गैप फिल करने के लिए जा सकता है। बाइंग अगर करने की सोच रहे हैं, कम से कम 327 क्रॉस होने दीजिए और आइडियली 343 क्रॉस होने दीजिए। ओके। अब श्रीनिवास जी हैं, कह रहे हैं यूपीएल के शेयर्स पर आपसे राय मांगना चाह रहे हैं। कह रहे हैं इनका जो एवरेज प्राइस है वो है 464 का। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए सर, और स्टॉप लॉस क्या मेरे को लगाना चाहिए इसमें? मैं एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। यूपीएल। स्टार्टिंग में आपकी आवाज कट जा रही, केवल एल सुनाई दी। अच्छा, यूपीएल। अच्छा यूपीएल। देखिए यूपीएल में बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस के बाद फाइनली जाके कप नैंडल का ब्रेकआउट आया है और स्टॉक ऑल टाइम हाई, फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट करते हुए दिखा है।
अब 159 वीक्स का बेस ब्रेकआउट है कप कैंडल का एट 740, जिसका टारगेट है 1,000 रुपए, और अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके 740 ही कर लेना चाहिए जो ब्रेकआउट पॉइंट था। ओके। अब पवन मंडल जी हैं, कह रहे हैं सर बीएससी में आपका क्या व्यू है? देखिए बीएससी 2575 नहीं तोड़ा, वहीं पे एक बेस बना के वापस से चलने की कोशिश कर रहा है। अब अगर नीचे में जो प्रीवियस वीक लो है 2575 नहीं तोड़ता है, तो फिर 3024 तक का टारगेट मिल सकता है। ओके। शुभान नंदी जी हैं, कह रहे हैं मैम मेरे पास टल टलब्रो ऑटो की बाइंग है 313 की, तो उस पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कि उन्हें लॉस हो रहा है, और कह रहे हैं ड्रीम फोक्स पर भी मेरे को लॉस हो रहा है, 160 में मैंने खरीदा था। देखिए ड्रीम फोक्स में तो मैं कोई भी सलाह देने से बचूंगा। स्टॉक 113 हफ्ते में 88% गिरने के बाद एक बाउंस बैक दिया था फ्रॉम अ लो ऑफ 99 टू अ हाई ऑफ 160, और फिर नया लो बनाने के लिए तैयारी खड़ा है। अगर ऊपर जाना भी है तो कम से कम 116 क्रॉस करना होगा, बट बहुत कोई अपसाइड मिल जाएगी ऐसा मेरे को नहीं लगता। 88% गिरने के बाद बहुत मुश्किल होता है स्टॉक को दोबारा चलना। तालब्रास ऑटो में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है 270 पे, जिसका प्रोबेबली टारगेट करीब करीब आता है पहला वीकली पे स्विंग लो 245, और दूसरा टारगेट आता है 213.50। तो ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं नीचे में। ओके। अनिल लोहन जी हैं, आरएमसी स्विच गियर पर राय मांग रहे हैं, 410 इन्होंने के रेट पर खरीदा हुआ है, कह रहे हैं बाहर निकल जाएं या अभी बने रहें? देखिए मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में अभी डाउनसाइड बन सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस स्टॉक को 1 से 2 हफ्ते का समय दीजिए। अच्छा। इस रेंज में अगर कंसोलिडेशन होती है तो कुछ अपसाइड बन सकती है, नहीं तो फिर डाउनसाइड ही खुलेगी। तो अगले 1 से 2 हफ्ते थोड़ा सा समय दीजिए स्टॉक को, और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आके सवाल दोबारा पूछिएगा। ओके। महेंद्र सिंह जी हैं, गेल पर राय मांग रहे हैं, कह रहे हैं 172 पर मैंने खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए गेल में अगले 6-8 महीने तो खास कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, और बल्कि इस हफ्ते ब्रेकडाउन कैंडल बन रही है, जो कि अगर 166 तोड़ती है तो 158 तक डाउनसाइड आ सकता है। बट ये 166 158 जोन जो है, ये बाइंग और एक्यूमुलेशन की जोन है, ना कि यहाँ पे कोई मिस एडवेंचर करने की। शांति से पड़ा रहने दीजिए 2-3 साल के लिए, बहुत आराम से आप 250 प्लस के टारगेट आराम से पा जाएंगे। 2 साल से पहले ही पा जाएंगे, बट एक थोड़ा सा टाइम बाय करके चलिए कि शायद 2 साल लग सकता है। ओके, तो महेंद्र जी ये हो गई गेल पर सलाह। केतन जी कह रहे हैं सर इंडियन होटल्स पे बेसिकली आपका व्यू जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इंडियन देखिए होटल्स। एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो रेंज का लोअर एंड 707 रुपये स्वीप हुआ है, तो मोस्ट लाइकली 748 तक की अपसाइड मिल सकती है। ओके। अब जय सिम्हा जी हैं, कह रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी का बेस्ट बाइंग लेवल कौन सा है सर? केस टेक्नोलॉजी का बेस्ट बाइंग लेवल कोई भी नहीं है। डबल टॉप बना है, और 6,700 टूटने के बाद से 3,833 तक आना था, वहीं पे पूरा बेस बना रहा है। प्रोबेबली एक बाउंस बैक दे सकता है, अगर बहुत खींच के बाउंस बैक दिया तो 4,500 तक, बट प्रोबेबिलिटी 2,424 आने की बहुत हाई है। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, मेरी लिस्ट में तो 5-6 साल के लिए बाहर हो चुका है। ओके, तो आपकी लिस्ट से 5-6 साल के लिए ये बाहर हो चुका है। मृदुल सेन जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम और अंशुल सर। गुड इवनिंग मृदुल जी, कि मेरे पास आइडिया फोर्ज है 472 पर, लॉन्ग टाइम व्यू प्लीज मुझे बताइए, टारगेट या एग्जिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए आइडिया फोर जिस दिन से लिस्ट हुआ है उसी दिन से कंटिन्यूअस डाउन मूव है। लिस्टिंग वीक से लेके ऑल टाइम लो जो हिट किया है वो 92 वीक्स में 77% डाउन साइड देखा है। फिलहाल पुल बैक में है, 3 बार 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट कर चुका है। 507 निकलता है तो एक डीपर पुल बैक 670 तक आ सकता है, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। प्रोबेबली हर हफ्ते एक बार सवाल जरूर पूछ लिया कीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। 507 निकलता है तो 660 रुपए तक आ सकता है। ऑलराइट। अब यहाँ पर सीएस राठौर जी हैं, कह रहे हैं फर्स्ट क्राई
सर क्या करना चाहिए इस पर? देखिए फर्स्ट क्राई में करने कुछ भी नहीं है। जिस भी दिन 285 284 का लेवल तोड़ा तो नई डाउनसाइड खुल जाएगी। ये स्टॉक भी लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूस 720 रुपए से 286 आ गया है। लोअर एंड पे ही पड़ा हुआ है। मोस्ट लाइकली एक बार ब्रेकडाउन देगा, और चूंकि ऑल टाइम लो पे टारगेट बताना मुश्किल है, तो 284 के नीचे क्लोज करे तो क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑल राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पर हमारे सारे दर्शकों को बताया था, अगर आपको हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिंड है। और अभी अभी तारिक जी ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करी है, डायमंड मेंबरशिप, और उसके साथ भेजा है अपना सवाल। तारिक जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तारिक जी। आई हैव SW सोलर एट द रेट ऑफ 288, एक साल में होल्ड कर सकता हूँ। तो सर आपका सजेशन चाह रहे हैं इस पर। देखिए SW सोलर में एक बेरिश फ्लैग बना हुआ है ऑलरेडी। स्टॉक ऑल टाइम हाई से बहुत पिटा हुआ है, और ये बेरिश फ्लैग शायद ना चल पाए, बट मैं होप इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग प्लान। अगर स्टॉक को बाउंस बैक करना है तो 222 अगले 3-4 दिन में निकाल लेना चाहिए। तो एक हफ्ते का समय दीजिए। अगर 222 नहीं निकलता है तो दोबारा सवाल पूछने आइए। ये बेरिश फ्लैग इस जगह पे जाके बना है जहां पे ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। तो मैं अभी एग्जिट की सलाह तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर एक हफ्ता या एक आध दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 222 नहीं निकला 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन में, तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है तारिक जी, आपको मिल गई SW सोलर पर राय। अंशुल जी ने ये भी कहा है कि कुछ दिन वॉच कीजिए, जो टाइमलाइन उन्होंने बताई उसके हिसाब से आप फिर से आकर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप में से और भी बहुत से लोग हैं जो तारिक जी की तरह सवाल पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और सवाल पूछिए। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी अपना पोर्टफोलियो पूरा रिव्यू कराना चाहता है, हमारी व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकता है DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेकर। वहां पर आपको एक्सपर्ट के द्वारा ही पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मिलेगा मौका। तो फिर देर किस बात की, अब आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप। और यहाँ पर मैं फिर से याद दिला दूं, बस थोड़ा सा वक्त रह गया अंशुल जी से आज के टॉपिक्स लेने का, यानी आपदा में अवसर वाले स्टॉक्स। तो फिर राज सुराना जी हैं, IHCL पर आपकी राय मांग रहे हैं। 742 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। IFCI IHCL IHCL FCL, ये फिनोटेक्स केमिकल। देखिए 2892 के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट बना है, जिसका लिक्विडेशन टारगेट 22 रुपये 50 पैसे है। तो 22 रुपये 50 पैसे आते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये हो गई इस पे राय। आदेश कुमार जी पूछ रहे हैं, सर प्रीमियम एनर्जी बाय कर सकते हैं क्या करंट लेवल पर? देखिए प्रीमियर एनर्जी बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। फ्रेश ऑल टाइम लो बना है। आपको याद होगा रेंज बॉटम 989 टूटने के बाद से हम इस पे नेगेटिव थे। 773 के लिए जो ऑल टाइम लो था, आज उसको ब्रीच करके क्लोज किया, तो प्रोबेबली एक बाउंस बैक आ सकता है 817 तक। बट जिस हिसाब से वीकनेस है स्टॉक में, IPO के लो टूटे हैं, तो काफी लंबी डाउनसाइड खुल सकती है पोस्ट अ स्मॉल बाउंस बैक। ओके, राज सुराना जी टाटा मोटर्स पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं 412 पर इनका है बाइंग प्राइस, तो क्या करना चाहिए? देखिए 412 में दोनों हो सकते हैं, TMPV और TMCV। मैं दोनों ही कवर कर लेता हूँ। पीवी 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 मैं दोनों ही कवर कर लेता हूँ। टीएमसीवी में आपका अब अपडेटेड स्टॉप लॉस होना चाहिए 422 रुपये 50 पैसे। अगर ये टूटे तो फिर अपनी प्रॉफिट बुक करके बाहर हो लीजिए। और अगर आपके पास TMPV है तो वही चीज 378 तक पुल बैक आनी चाहिए थी। 375 तक आई है और वापस डाउनसाइड खुली है। अगर 359 तोड़े तो एग्जिट कीजिए, 320 आएगा। नहीं तो एक बार और पुल बैक लेते हुए 378 381 जा सकता है। तो अगले 2 से 3 दिन में अगर 359 टूटा क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये हो गई टाटा मोटर्स पर पूरी राय, पूरा ओवरव्यू अंशुल जी की तरफ से। अब हमारे पास आए हैं एक नए DRS सपोर्ट मेंबर, जिनकी आईडी बड़ी खूबसूरत है, डॉटर फादर इंस्पिरेशन। और आईडी में भी फादर और डॉटर की बहुत ही प्यारी सी DP लगी हुई है। सो वेलकम टू DRS इनसाइट्स। पूरी DRS टीम की तरफ से आप सबको वेलकम टू द ग्रुप। और साथ में शादाब जी अपना सवाल भी लेकर आए हैं। अवंती फीट पर पूछ रहे हैं या गैब्रियल पर एंट्री कर सकते हैं क्या?
देखिए अवंती फीड में करने लायक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रीएम्प्टिव बाई अगर करना चाह रहे हैं, जो कि सजेस्टेड नहीं है, तो यहीं पे कर लीजिए 815 का स्टॉप लॉस लगा के। बेस्ट बाई इसमें 900 रुपए के ब्रेकआउट पे बनेगी, अगर वॉल्यूम से ब्रेकआउट देता है तो। ओके। केतन जी हैं, पूछ रहे हैं सर बीएससी किस रेट पर ले? देखिए बीएससी आई एम नॉट वेरी बिग फैन की यहाँ पे लेना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट जिस आपकी आज की कैंडल बनी है, प्रोबेबली इट कैन मूव टूवर्ड्स 3024। अगर बहुत एग्रेसिव बेट है, लेना है तो यहीं ले लीजिए, बट हर कीमत पे 2575 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। ओके, तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है। अंशुल जी ने अपनी राय भी दे दी है इस पर आपको। अंशुल जी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस मार्केट जो सिनेरियो अभी चल रहा है, या हम इसे कह सकते हैं आपदा में, तो इसमें अवसर आप कहाँ देखते हैं? देखिए मैं दो तीन स्टॉक्स में देखता हूँ। एक तो आईडीबीआई बैंक है, जहाँ बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है। ओके। देखिए एनी सेटअप इज प्रोन टू फेलियर, तो कोई भी हम्म। चीज 100% नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। फिर मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट ने ऐसा कर दिया है। आपको रिस्क रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, मार्केट को नहीं करना है। तो दो तीन स्टॉक बता रहा हूँ, बिना रिस्क मैनेजमेंट के नहीं लेना है। आईडीबीआई बैंक में 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 105 पे, 92 रुपए के स्टॉप लॉस से 140 153 का टारगेट बनता है। बल्कि प्रिसाइज, हाँ, 153 का टारगेट बनता है। अच्छा। दूसरा स्टॉक है अवंती फीड, जहां पे मेरी नजर है। अवंती फीड में भी 427 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन रहा है, 900 निकलता है तो 815 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है। तीसरा सरकारी बैंक है। आप लोग को हमेशा शिकायत रहती है कि मुझे सरकारी कंपनियां नहीं पसंद है। 425 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 158 पे, 158 पे ब्रेकआउट है। इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए कौन सा 148। बैंक है ये तो बताइए। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक। जी जी, यूनियन बैंक रिपीट। में 422 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, 425 अच्छा। हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है 156 पे। स्टॉप लॉस 145 का क्लोजिंग बेसिस बनेगा, और टारगेट धीरे धीरे करके स्ट्रेच करते हुए आपको करीब करीब 300 रुपए का टारगेट दे सकता है। ओके, तो ये हो गए आईडीबीआई बैंक, अवंती फीड, यूनियन बैंक। कुछ और भी है आपकी नजर में अंशुल जी? अभी तो मैं ये तीन ही स्टॉक्स वॉच कर रहा हूँ। ओके, तो ये तीन पिक्स हो गए अंशुल जी की तरफ से। आई रिपीट अगेन, आईडीबीआई बैंक, अवंती फीड और यूनियन बैंक। और अगर आप देखेंगे लेवल्स और स्टॉप लॉस दोनों ही अंशुल जी ने इनमें सजेस्ट करे हैं आपको। बात सुनिए तो पूरी सुनिए, और उसके साथ जैसे अंशुल जी ने कहा, इट्स अ रिकमेंडेशन। मार्केट में आपको अपने हिसाब से, अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च से भी काम लेना है। अंशुल जी, एचडीएफसी बैंक में थोड़ी गिरावट देखी गई आज, तो क्या ये मतलब एक प्राइस है जिसमें एंट्री करी जा सकती है, या अभी वेट करें? देखिए बॉक्स बना हुआ है एचडीएफसी बैंक में 1016 और 941 933 नीचे में। तो 941 933 बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन है। प्रोबेबली 930 या 920 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बॉक्स का लो जनरली लार्ज कैप्स में बॉक्स के लो के थोड़ा सा नीचे जाके फिर बॉक्स फेल होता है और बॉक्स हाई आता है। हमने टाइटन प्ले किया, हमने एलएनटी प्ले किया, हमने एशियन पेंट्स प्ले किया, चारों ऑटो स्टॉक्स प्ले किए, मेटल स्टॉक्स प्ले किए। तो ये भी लार्ज कैप स्टॉक है, और आई गेस थर्ड फोर्थ हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी है इंडिया की। तो बॉक्स लो अगर 941 933 के आसपास कोई भी बुलिश एविडेंस मिलता है, एडीएफसी बैंक बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। ऊपर में 1016 पहला टारगेट रहेगा बॉक्स हाई, और वो निकलता है तो फिर 1100 1120 तक भी जा सकता है। तो ये हो गई एचडीएफसी की बात। पर कई लोग सवाल पूछते हैं, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक, देखिए किसका अभी पड़ना अगर, भारी है आपके हिसाब से? देखिए नेचर ऑफ स्टॉक दोनों अलग अलग है। एचडीएफसी एकदम कछुए की चाल चलता है, लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा रहता है। मतलब 100 दिन में हम्म। आप देखेंगे तो 80 दिन ऊपर ही रहेगा, 20 दिन नीचे रहेगा। हम्म। आईसीआईसीआई बैंक ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर है, बहुत वोलेटाइल रहता है, तो अप डाउन आपको अच्छा पैसा देता है। ट्रेजेक्ट्री दोनों की ऊपर ही की है, तो वोलेटिलिटी अगर देखेंगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आईसीआईसीआई में रहती है। स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टर वाली अपॉर्चुनिटी एचडीएफसी बैंक में ज्यादा रहती है। और अगर आपको ट्रेड ही करना है तो इस समय आईसीआईसीआई बैंक से लाख गुना अच्छा इंडसइंड बैंक चल रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, आपके हिसाब से इंडसइंड बैंक आईसीआईसीआई बैंक से ज्यादा सही चल रहा है। वेल, यहाँ पर हम हमारे दर्शकों को फिर से बता दें कि हमारे मेंबर्स जो डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स हैं वो हमसे जुड़ते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर
591685 पर। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आप में से कोई और भी डीआरएस सपोर्ट मेंबर बनना चाहता है तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9211591685। और यहाँ पर हमारे डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स को मैं एक खुशखबरी भी दे दूं कि हमारे सारे डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स के साथ हम करने जा रहे हैं एक स्पेशल वेबिनार होगा बहुत जल्द ही, सैटरडे को 11:30 बजे। लेकिन कौन सा सैटरडे होगा, वो कौन सी डेट होगी, वो हम आपको पहले से ही कन्वे कर देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ओनली वेबिनार होगा और ये रहेगा लाइव, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। अब सुख आईडी है जिसके थ्रू आया है एक सवाल, एचजी इंफ्रा और ज्योति लैब दोनों पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए ज्योति लैब में तो डाउनसाइड ही दिख रही है। इसमें मेजर सपोर्ट जोन जो थी 290, मेजर सपोर्ट जोन जो थी 310 300 की, उसको तोड़ के नीचे चल रहा है। हालांकि 8-10 हफ्ते कंटिन्यूस डाउन मूव हो चुकी है, तो एक पुल बैक 300 310 तक आ सकती है। बट ओवरऑल देखें तो डाउनसाइड टारगेट अभी भी 210 रुपए के आसपास के, प्रिसाइसली 215 रुपए के अभी भी खुले हुए हैं, तो स्टॉक वीक लग रहा है। आई वुड नॉट बी बायर। एचजी इंफ्रा में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था समवेयर अराउंड 1400, माफ करके छोड़ दे रहा हूँ, 1441 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। 804 पहला टारगेट था जो एक्सीड कर चुका है। बाउंस बैक टुवर्ड्स 20 वीक मूविंग एवरेज और स्ट्रक्चर लो 929 तक आ सकता है, उसके बाद वापस से डाउन साइड खुलेगी। तो एक बाउंस बैक जरूर दिख रहा है, बट दोनों काउंटर कहीं से भी बाइंग लिस्ट में नहीं है। ओके, तो ये दोनों काउंटर्स आप कह रहे हैं आपकी बाइंग लिस्ट में अभी नहीं है। अंशुल जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से दिए, बहुत अच्छी अपनी रिसर्च एनालिसिस भी दी। पिछली बार मुझे याद है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हमने बुक्स भी डिस्कस करी थी जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि एक बात आपके साथ जो बहुत अच्छी कि आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, और वो हमने रील के फॉर्म में भी डाला था अलग से, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। काफी लोग मेरे ख्याल से अब उससे सीख भी रहे हैं और पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। वंस अगेन आज के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अभी देखिए मेरे पास एक बुक ही है जो मैं पढ़ ही रहा था। अच्छा, आधा दिखाइए। घंटे से बैठ के बुक पढ़ ही रहा था। चलिए डिस्क्लेमर दे दीजिए। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही क्लाइंट्स को भी दी है। रिलायंस, टाटा टेक, अदानी ग्रीन और हाईटेक पाइप, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। थैंक यू सो मच अंशुल जी आज हमारे शो में बनने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सैटरडे को हम करेंगे लाइव सेशन मेंबर्स ओनली। जब मौका मिलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और वेबिनार होगा सिर्फ और सिर्फ डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स के साथ। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9211591685 पर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू अंशुल जी वंस अगेन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।